हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद के महत्वपूर्ण उपन्यास कर्मभूमि के उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका प्रकाशन 1932 ईस्वी में हुआ था। यहाँ ये जान लेना आवश्यक है कि 1932 का समय भारतीय इतिहास में कैसा था, क्या परिवेश था उस समय। भारतीय इतिहास में ये समय असाधारण जन जागरण का समय था। नगरों और गांवों में, पर्वतों और घाटियों में सभी जगह लोग जागृत एवं सक्रिय हो रहे थे। कठोर से कठोर दमन चक्र उन्हें दबा नहीं सकता था। एक क्रांति चतुर्दिक व्याप्त थी। एक ऐसी क्रांति, ये ऐसी क्रांति थी जो गुलामी के प्रति विद्रोह की भावना थी। हर व्यक्ति गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना चाहता था, वो त्रस्त हो चुका था। इसीलिए साइमन कमीशन को देश ने अस्वीकार कर दिया था। विधानसभाओं में बम गिर रहे थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद के समान वीर नायक मंच पर अवतरित हो रहे थे। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन जो 1929 ईस्वी में हुआ था के अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषित किया था कि मैं गणतंत्रवादी हूं और समाजवादी हूं। कर्मभूमि उपन्यास इस अशांत काल की प्रतिध्वनि से भरा हुआ उपन्यास है। अपने इसी क्रांतिकारी चेतना के कारण या प्रतिध्वनि के कारण कर्मभूमि उपन्यास का विशेष महत्व है। उपन्यास के प्रत्येक पात्र में कहीं न कहीं क्रांति की चिंगारी सुलग रही है। अब हम लोग उपन्यास के महत्वपूर्ण पात्रों के बारे में चर्चा करेंगे। उपन्यास का नायक अमरकांत है, जिसका यह मानना है कि क्रांति से ही देश का उद्धार हो सकता है। वो क्रांति कैसी होनी चाहिए उसकी दृष्टि में वो कहता है, ऐसी क्रांति जो सर्वव्यापक हो, जीवन के मिथ्या आदर्शों का, झूठे सिद्धांतों का, परिपाटियों का अंत कर दे, जो एक नए युग की प्रवर्तक हो, एक नई सृष्टि खड़ी कर दे, जो मिट्टी के असंख्य देवताओं को तोड़ फोड़ कर चकनाचूर कर दे, जो मनुष्य को धन और धर्म के आधार पर टिकने वाले राज्य के पंजे से मुक्त कर दे। कहने का अर्थ यह है कि अमरकांत चाहता है कि आदमी आडंबरों, मिथ्या आडंबरों और अंधविश्वासों से मुक्त हो, वो जीवन की सच्चाई को समझ सके। प्रेमचंद महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे, इसीलिए उनकी क्रांति में किसी प्रकार की हिंसा नहीं है, बल्कि सेवा और त्याग है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्मभूमि उपन्यास का मूल स्वर सेवा एवं त्याग है। उपन्यास के नायक अमरकांत का चरित्र इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर मुंशी प्रेमचंद ने निर्मित किया है। वो निष्काम कर्म की भावना से प्रेरित उदार एवं अहिंसावादी राजनीतिक कार्यकर्ता है। उसके राजनीतिक विचार कभी उग्र रूप धारण नहीं करते। उसमें सहिष्णुता है, वो स्वाभिमानी है, दृढ़ प्रतिज्ञ है, ईमानदार है, सत्यवादी है, कर्मशील है, संवेदनशील है और देश प्रेमी है। उसका स्पष्ट कहना था कि हम इसलिए गुलाम हैं कि हमने खुद गुलामी की बेड़ियां अपने पैरों में बांध रखी हैं। जानते हो वो बेड़ी क्या है? आपस का भेद। जब तक हम इस बेड़ी को काट कर प्रेम करना न सीखेंगे, सेवा में ईश्वर का भाव न देखेंगे, हम गुलामी में पड़े रहेंगे। कहने का अर्थ यह है कि अमरकांत चाहता है कि हम परस्पर सद्भाव से रहें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, मनुष्य को मनुष्य समझें, उन्हें अपना दुश्मन न माने। अमरकांत की पत्नी सुखदा का लालन पोषण जहां विलासी वातावरण में हुआ था, वहीं अमरकांत को कभी स्नेह की शीतलता का अनुभव नहीं हुआ था। वो सादा जीवन एवं सात्विक विचारों का पक्षधर था और यही उम्मीद वो अपनी पत्नी सुखदा से भी करता था।
किंतु सुखदा में यह परिवर्तन अचानक नहीं, धीरे धीरे आता है। इसीलिए वो विकसनशील पात्र मानी जाती है। जहां वो पहले पारिवारिक व्यवस्था को देश के सामने अधिक महत्व देती थी, वहीं बाद में वो देश सेवा का व्रत ले लेती है। उसमें प्रतिभा थी, प्रगल्भता थी तथा विचार स्वातंत्र की भावना थी। वो जीवन की मर्यादा को खूब समझती थी। समाज में व्याप्त अराजकता उसके समझ में आ गई थी। उसका ये कथन इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। तुम्हारे पास कितनी शक्ति है इसका उन्हें ख्याल नहीं है। वो समझते हैं ये गरीब लोग हैं, हमारा कर ही कर सकते हैं। मैं कहती हूँ तुम्हारे हाथों में सब कुछ है। हमें लड़ाई नहीं करनी है, फसाद नहीं करना है, सिर्फ हड़ताल करना है, ये दिखाने के लिए कि तुमने बोर्ड के फैसले को मंजूर नहीं किया। और ये हड़ताल 1-2 दिन की नहीं होगी, यह उस वक्त तक रहेगी जब तक बोर्ड अपना फैसला रद्द करके हमें ज़मीन न दे दे। सुखदा एक स्वाभिमानी, कर्मशील, विलासप्रिय, वाक्चातुर्य से पूर्ण, सौंदर्य एवं त्याग की प्रतिमूर्ति थी। पतिव्रता नारी थी, संवेदनशील और हर परिस्थितियों का सामना करने वाली संघर्षशील नारी थी। ठीक इसी प्रकार अमरकांत के पिता समरकांत का चरित्र है। प्रारंभ में उनके लिए धन ही सब कुछ था। धीरे धीरे उनके अंदर भी देश सेवा की भावना जागृत हो जाती है। सकीना आदर्श प्रेमिका है। उसमें त्याग, स्नेह, सेवा भाव, देश प्रेम की भावना भरी हुई है। उसमें धार्मिक कट्टरता नहीं, सहिष्णुता है। वो अपने प्रेम को स्वार्थ एवं वासना के रंग में नहीं रखती। वो वास्तविक प्रेम उसे ही मानती है जिसमें जुदाई भी सम्मिलित होती है, अर्थात कष्ट भी सम्मिलित होता है। मुन्नी आत्माभिमानी युवती है और आदर्श प्रेमिका भी। वो अमर के प्रति अपने प्रेम को स्पष्ट न कर मन में ही लिए रहती है। पूरा जीवन उसका इसी तरह से बीत जाता है। उपन्यास का कथानक सजीव, संतुलित एवं मौलिक है। इसमें मुख्य दो रूप से इसमें मुख्य 2 अंचलों की कथा का चित्रण है। एक नगर और दूसरा ग्राम। नगर काशी है और ग्राम जो उत्तर की पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित एक छोटा सा रमणीक पहाड़ी गांव है। नगर की समस्या मजदूरों के आवास एवं अछूतों को मंदिर में प्रवेश न करने से जुड़ी है, और ग्राम की समस्या किसानों की दुर्दशा से है। नगर और ग्राम दोनों की समस्याएं उपन्यास के प्रमुख पात्र अमरकांत के माध्यम से एक साथ जुड़ जाती हैं। कर्मभूमि उपन्यास का कथानक मुख्य 5 भागों में विभक्त है। पहले और तीसरे में नगर जीवन और दूसरे और चौथे में ग्रामीण जीवन का बड़ा ही सजीव वर्णन है। 5वें में दोनों शहर और ग्रामीण जीवन का सम्मिलित रूप देखने को मिलता है। एक क्रांति शहर में होती है, इसका नेतृत्व डॉक्टर शांति कुमार तथा सुखदा आदि करते हैं, और दूसरी क्रांति गांव में होती है, इसका नेतृत्व अमरकांत और आत्मानंद द्वारा किया जाता है। शहर की समस्याओं में अछूतोद्धार की समस्या, मंदिर प्रवेश की समस्या तथा गरीबों के आवास की समस्या प्रमुख है। इसके अतिरिक्त अन्य समस्याएं भी हैं, जैसे शिक्षा की समस्या, विधवा की समस्या, अनमेल विवाह की समस्या, दहेज की समस्या, विदेशियों द्वारा भारतीय नारी की मर्यादा एवं सतीत्व की रक्षा की समस्या, म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियों की स्वार्थपरता, साहूकारों के धन कमाने के घृणित उपाय, मठाधीशों, महंतों और जमींदारों की विलासिता, राज्य कर्मचारियों की आत्मपतन एवं स्वेच्छाचार की समस्या आदि। और गांव की समस्याओं में
किसानों की दुर्दशा या बलात् लगान वसूलने की समस्या प्रमुख है। प्रेमचंद के उपन्यासों का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं का यथार्थ चित्रण रहा है। उपन्यास का स्पष्ट संदेश है, जिस समाज में गरीबों के लिए स्थान नहीं, वो उस घर की तरह है जिसकी बुनियाद ही न हो। मानवता हमेशा कुचली नहीं जा सकती। समता जीवन का तत्व है। यही एक दशा है जो समाज को स्थिर रख सकती है। ये जागृति का युग है। जागृति अन्याय को सहन नहीं कर सकती। प्रेमचंद ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिससे पूर्ण समाजवाद की स्थापना हो सके और परस्पर समानता एवं सहयोग की भावना का जन्म हो सके। ऐसी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए प्रेमचंद ने उपन्यास में एक ऐसी क्रांति का चित्रण किया है जो गांधी जी के सत्याग्रह से प्रभावित है। गांधी जी का मानना था कि जेलों को इतना भर देना चाहिए कि उसमें जगह ही न बचे, और इस प्रकार अहिंसा और शांति से विदेशी सरकार को पराजित करना चाहिए। अंत में सभी पात्र उपन्यास के जेलों में भर दिए जाते हैं, जिसका मूल उद्देश्य क्रांति के व्यापक पक्ष का चित्रण करना था। उपन्यास का मुख्य पात्र अमरकांत ये मानता है कि बिना एक सकारात्मक क्रांति के किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। इसीलिए गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन की मूल भावना के साथ उपन्यास का प्रत्येक पात्र आंदोलित है। मुंशी प्रेमचंद का यह उपन्यास स्वाधीनता आंदोलन के उस दौर का है जब लोग अंग्रेजों का मनमाना अत्याचार सहन करने के लिए तैयार नहीं थे। वे अन्याय और अत्याचार का प्रतिकार करने लगे थे। प्रेमचंद ने कर्मभूमि में पहली बार मजदूरों और विद्यार्थियों को एक साथ अंग्रेजों का मुकाबला करते दिखाया है। अमरकांत सलीम प्रोफेसर शांति कुमार का जीवन विद्यालय से जुड़ा था। प्रोफेसर शांति कुमार का यह कथन उनकी क्रांतिकारी चेतना को स्पष्ट करता है। तुम तन मन से दूसरों की सेवा करते हो, पर तुम गुलाम हो। तुम्हारा समाज में कोई स्थान नहीं। तुम्हारे ही ऊपर समाज खड़ा है, पर तुम अछूत हो। तुम मंदिरों में नहीं जा सकते। ऐसी अनीति इस अभागे देश के सिवा और कहाँ हो सकती है? क्या तुम सदैव इसी भांति पतित और दलित बने रहना चाहते हो? उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का यह मानना था कि बुरा आदमी भी बिल्कुल बुरा नहीं होता। उसमें कहीं न कहीं देवता अवश्य छिपा रहता है। अमरकांत और सलीम की वार्ता में ये तथ्य उद्घाटित हुआ है। अमर ने चिंतित होकर कहा सलीम से, मैंने तो यही समझा था कि हमने हिंसा भाव को लगाम दे दी है और वो काबू से बाहर नहीं हो सकता। सलीम कहता है, आप आज़ादी चाहते हो मगर उसकी कीमत नहीं देना चाहते। अमरकांत कहता है, आपने जिस चीज को आज़ादी की कीमत समझ रखा है वो उसकी कीमत नहीं है। उसकी कीमत है हक और सच्चाई पर जमे रहने की ताकत। सलीम उत्तेजित हो गया। ये फिजूल की बात है। जिस चीज की बुनियाद जब्र पर है उस पर हक और इंसाफ का कोई असर नहीं पड़ सकता। अमर ने पूछा, क्या तुम इसे तस्लीम नहीं करते कि दुनिया का इंतजाम हक और इंसाफ पर कायम है और हर एक इंसान के दिल की गहराइयों के अंदर वो तार मौजूद है जो कुर्बानियों से झंकार उठता है। कथाकार मुंशी प्रेमचंद अपने उपन्यास कर्मभूमि के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जीवन में कुछ पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सेवा और
त्याग करना पड़ता है। जीवन में कर्म ही पूजा है। उपन्यास का मुख्य पात्र अमरकांत का ये कथन इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। जीवन को सफल बनाने के लिए शिक्षा की ज़रूरत है, डिग्री की नहीं। हमारी डिग्री है हमारा सेवा भाव, हमारी नम्रता, हमारे जीवन की सरलता। अगर ये डिग्री नहीं मिली, अगर हमारी आत्मा जागृत नहीं हुई, तो कागज की डिग्री व्यर्थ है। प्रेमचंद मनुष्य की आत्मा को जागृत करना चाहते थे। वे मनुष्य को मनुष्य के अंदर निहित उसकी वास्तविक ताकत से उसकी पहचान करवाना चाहते थे। उनका मानना था कि मनुष्य यदि अपने आप को पहचान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। उपन्यास के पात्र सेठ धनीराम का ये कथन इस संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हमें प्रजा में जागृति और संस्कार उत्पन्न करने की चेष्टा करते रहना चाहिए। हमारी पूरी शक्ति जाति की आत्मा को जगाने में लगानी चाहिए। मैं इसे कभी नहीं मान सकता कि आज आधी मालगुजारी होते ही प्रजा सुख के शिखर पर पहुंच जाएगी। उसमें सामाजिक और मानसिक ऐसे कितने ही दोष हैं कि आधी तो क्या, पूरी मालगुजारी भी छोड़ दी जाए तब भी उसकी दशा में कोई अंतर नहीं होगा। इसी क्रम में प्रोफेसर शांति कुमार का यह कथन, तुम्हारा बस उस समय तक कुछ नहीं है जब तक समझते हो तुम्हारा बस नहीं है। सुखदा का यह कथन, संसार में जो अधिक से अधिक कष्ट सह सकता है उसी की विजय होती है। और अंत में उपन्यास में प्रेमचंद का यह कथन, वही ऊंचा है जिसका मन शुद्ध है और वही नीचा है जिसका मन अशुद्ध है। ये सिद्ध करता है कि मनुष्य को बाहर से नहीं अंदर से सुंदर होना चाहिए। जब मनुष्य की आत्मा पवित्र होती है तभी वो वास्तविक रूप से सुंदर होता है। यही सौंदर्य प्रेमचंद हर मनुष्य में देखना चाहते थे। इसीलिए उनके उपन्यासों के लगभग सभी पात्रों का हृदय परिवर्तन हो जाता है और आत्मा पवित्र हो जाती है। प्रस्तुत उपन्यास कर्मभूमि के समरकांत जो धन के लोभी थे और सुखदा जो विलास प्रिय थी, अंततः धन और विलास को त्याग कर देश की सेवा या दूसरों की सेवा करने का अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कर्मभूमि उपन्यास का मुख्य उद्देश्य या प्रतिपाद्य सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विसंगतियों और विडंबनाओं के यथार्थ को उद्घाटित करना तथा जनता को उसे दूर करने की प्रेरणा प्रदान करना है। अर्थात मनुष्य की आत्मा को जागृत करना कर्मभूमि उपन्यास का मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद।